अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 626 से 630। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 626 द रिवाइव्ड प्रिमोडियल प्रोफाउंड आर्क। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 626 पुनर्जीवित प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क। जीवन और मृत्यु की मौलिक मुहर। स्वर्गीय गहन खजाना। युनचे तुरंत चकित हो गया। 7 महान स्वर्गीय गहन खजानों में से जीवन और मृत्यु की आदिम मुहर को केवल स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार और असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु के पहिए के नीचे स्थान दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसका जन्म आदिम ब्रह्मांड के केंद्र में हुआ था और इसकी ऊर्जा भी आदिम ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। जब तक आदिम ब्रह्मांड नहीं मरता, ये कभी भी नष्ट नहीं होगा। चमेली ने हड़बड़ी में कहा, जब आपने अनंत काल की शक्ति का उल्लेख किया तो इससे आपका क्या मतलब था? यदि आप इसे अपने शरीर पर धारण करते हैं तो आपका जीवन काल कभी कम नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, जिसके पास ये होगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। उद्धरण चिन्ह ... आह, यूचे पूरी तरह से अवाक रह गया और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई अस्तित्वहीन परी कथा सुन रहा हो। अनंत जीवन? तो तुम कभी नहीं मरोगे? वह कैसे संभव है? आप इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। चमेली ने तिरस्कार की हल्की सी गंध निकाली। अनंत जीवन का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति अमर और अविनाशी हो जाए। आपके व्यक्तित्व पर जीवन और मृत्यु की मौलिक मुहर के साथ, भले ही इसका मतलब है कि आप बुढ़ापे से कभी नहीं मरेंगे, फिर भी आप किसी बाहरी ताकत द्वारा मारे जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास वास्तव में बेजोड़ ताकत है और अन्य जीवित प्राणी और प्राकृतिक शक्तियां उसे कब्र में सौंपने में असमर्थ हैं, यदि उस व्यक्ति को जीवन और मृत्यु की मौलिक मुहर प्राप्त हो गई, तो उसके पास वास्तव में एक अविनाशी, अमर शरीर होगा। यदि कोई जीवन और मृत्यु की मौलिक मुहर प्राप्त कर सकता है और छोटी दानव महारानी ने इसे पहना है, तो जब तक वह किसी बाहरी ताकत से नहीं मारी जाती, वह जब तक चाहे तब तक जीवित रह सकती है। न केवल वह मरेगी नहीं, बल्कि वह कभी बूढ़ी भी नहीं होगी। जीवन और मृत्यु की आदिकालीन मुहर ही एकमात्र कलाकृति है जो संपूर्ण आदिकालीन ब्रह्मांड में अनंत जीवन प्रदान करती है। प्राचीन अतीत में वे सच्चे देवता भी इसके दीवाने थे, क्योंकि भले ही किसी सच्चे देवता का जीवन काल बहुत लंबा हो, लेकिन वह असीमित नहीं था। और एक देवता जितना अधिक मजबूत होता गया, उतना ही अधिक वह ईश्वर उसे चाहता था। अनंत जीवन, यह एक ऐसा प्रलोभन है जिसका कोई भी जीवित प्राणी विरोध नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि यह 7 महान स्वर्गीय गहन खजानों में तीसरा स्थान पाने के योग्य है। यूचे चुपचाप सुनता रहा और उसके बाद वह काफी देर तक कुछ नहीं बोला। स्वर्गीय गहन खजाने, उनमें से हर एक के पास स्वर्ग को मात देने की क्षमता थी। स्काई पॉइजन पल में जहर, शोधन और शुद्धिकरण के संबंध में स्वर्ग विरोधी क्षमताएं थीं। संसार के दर्पण में पुनर्जन्म की क्षमता थी। लेकिन जिस महान स्वर्गीय गहन खजाने के बारे में जैस्मीन बात कर रही थी, उसमें वास्तव में अनंत काल की काल्पनिक क्षमता थी, यानी अनंत जीवन की शक्ति थी। एक अनंत जीवन काल, एक कभी न खत्म होने वाला जीवन। बात सिर्फ इतनी थी कि यह कलाकृति बहुत अधिक काल्पनिक लग रही थी। यह इस हद तक काल्पनिक था कि युनचे इसके अस्तित्व को समझने में लगभग असमर्थ था। फिर जीवन और मृत्यु की यह आदिकालीन मुहर, क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ है? युनचे ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। आप क्या सोचते हैं? जैस्मीन के 4 छोटे शब्दों ने यूचे के बेवकूफी भरे सवाल के प्रति उसकी अवमानना व्यक्त की। मुझे आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है। 7 महान स्वर्गीय गहन खजानों में अनंत स्वर्ग मोती जो 4थे स्थान पर है, स्काई पॉइजन पल जो 5वें स्थान पर है, वर्ल्ड नीडल्स जो 6ठे स्थान पर है, और मिरर ऑफ संसार जो 7वें स्थान पर है, ये सभी कलाकृतियां सामने आई हैं इतिहास में अनगिनत बार, और लोगों ने उनके लिए जितने संघर्ष किए, उतने ही झगड़े और अशांति को उकसाया। और उनमें से अनंत स्वर्ग मोती बहुत पहले ही किसी के द्वारा प्राप्त कर लिया गया था और एक शक्तिशाली सितारा क्षेत्र का विशेष खजाना बन गया था। लेकिन 3 सर्वोच्च रैंकिंग खजाने, स्वर्ग को दंडित करने वाली पैतृक तलवार, असंख्य क्लेशों का दुष्ट शिशु का पहिया, और जीवन और मृत्यु की आदिम मुहर, दिव्य देवताओं के पतन के बाद बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गई है और तब से अभी तक फिर से प्रकट नहीं हुई है। भले ही अनगिनत लोगों ने उन्हें बिना किसी कीमत पर खोजा, लेकिन अंत में इन लोगों को उनका एक भी निशान नहीं मिला। इसके अतिरिक्त जीवन और मृत्यु की मौलिक मुहर की अनंत काल की क्षमता को देखते हुए, भले ही यह मिल भी जाए, जिसने इसे पाया वह इसे कभी प्रकट नहीं करेगा, क्योंकि यदि उसने ऐसा किया तो असंख्य अद्वितीय व्यक्ति होंगे जो उससे इसे छीनने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसे सक्रिय करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आपको इसे केवल अपने शरीर पर पहनने की आवश्यकता है, इसलिए इसके अस्तित्व को छिपाना बेहद आसान है। इसलिए ऐसी संभावना है कि यह पहले ही मिल चुका होगा, लेकिन कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। क्यों? क्या आप इसे ढूंढने का प्रयास करना चाहते हैं? चमेली ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यूचे की भौहों का कोना हिल गया और उसने अपने दांत पीसते हुए अपने हाथों को मुट्ठी में कस लिया। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे पास मेरे शिक्षक द्वारा दी गई चिकित्सा कला है, मेरे पास रेज गॉड की शक्ति है, ड्रैगन गॉड का खून और स्काई पॉइजन पल है। मुझे बस विश्वास नहीं है कि मैं लिटिल डेमन को नहीं बचा सकता महारानी। जैसे ही युनचे ने कहा, उसने अपना बायां हाथ उठाया और तुरंत उसकी हथेली में स्काई पॉइजन पल की छवि दिखाई दी। उसने आकाश विष मोती को पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अचानक उसकी अभिव्यक्ति शून्य हो गई। उसके बाद जैसे ही वह सीधे हवा में कूदा, ये बहुत बदल गया। 9 सूर्यों की मेरी जैड, 9 सूर्यों की मेरी जैड कहाँ गई? मेरी जैड ऑफ द 9 सन अचानक कैसे गायब हो गई? जो चीजें स्काई पॉइजन पल में डाली गई थी, वे किसी भी हालत में गायब नहीं होनी चाहिए, लेकिन गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा द्वारा उसे दी गई 9 सूर्यों की जैड वास्तव में गायब हो गई थी। बेवकूफ, तुम अभी इसे खोज रहे हो। क्या आप भूल गए हैं कि आपका पर्पल वेंट हेवन क्रिस्टल्स और पर्पल क्रिस्टल जेड मैरो सबसे पहले कैसे गायब हो गए थे? चमेली ने उदास स्वर में कहा। यूचे की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा हरा हो गया। उसका दिमाग घूम गया और वह दहाड़ा, हॉन्ग ए, अभी यहाँ से निकल जाओ। यूचे के सामने एक लाल बत्ती चमकी और हागा उसके सामने सुंदर ढंग से तैरने लगा, लेकिन उसकी आंखें उनींदी और आधी नींद में लग रही थी, जैसे कि वह अपने सपनों से जाग गई हो। हागा ने 2 छोटे हाथों से नींद भरी आंखों को मलते हुए कुछ चकित सी आवाज में उत्तर दिया, मास्टर, आप अचानक मेरे लिए क्यों चिल्लाए? तुमने मेरी नींद खराब कर दी। हागा की आधी खुली आंखों में 4 भाग नींद, 3 भाग स्तब्ध और 3 भाग मासूम थे। उसके छोटे प्यारे चेहरे के साथ इन सभी ने युनचे के बढ़ते गुस्से को एक बार फिर से खत्म कर दिया। उसका मुंह हिल गया और उसने कांपती आवाज में पूछा, तुमने 9 सूर्यों की जैड खा ली? ओह, 9 सूर्यों की जैड, वह क्या है? क्या ये खाना अच्छा है? हागा की लाल रंग की पुतलियां झपकाने लगी। ये सुनहरे रंग की चट्टान थी जो लगभग इतनी ही बड़ी थी। युनचे ने दांत पीसते हुए तुलना की। ओह, हागा की आंखें चमक उठी। वह अचानक उत्तेजित हो गई और उसकी तंद्रा तुरंत दूर हो गई। ओह, तो यह वही था। जब मास्टर ने इसे भेजा, मैंने तुरंत इसे खा लिया। वह चीज खाने में बहुत अच्छी थी, वह विशेष रूप से स्वादिष्ट थी। उस किसान दोषपूर्ण से कहीं अधिक अच्छी। ओह, मैंने मुझे खाने के लिए इतना अच्छा कुछ देने के लिए मास्टर को धन्यवाद नहीं दिया। गुरु आपका धन्यवाद। हे, जब वह अभी अभी आया था, यानी 2 महीने पहले, जिस दिन गोल्डन क्रो ने उसे 9 सूर्यों की जैड दी थी, उसने उसे खा लिया था। इंतजार, आपने ऐसा क्यों सोचा कि यह विशेष रूप से आपके खाने के लिए कुछ है? आह, धन्यवाद आपकी बहन, तुमने सच में ये सब खा लिया। और इसे खाने की प्रक्रिया के दौरान क्या आपको कहीं भी अस्वस्थता महसूस हुई, या क्या आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है? यूचे की आवाज और भी जोर से कांपने लगी। 9 सूर्यों की जैड, एक दिव्य कलाकृति जो जैस्मीन के स्वयं के शब्दों में, यदि इसके भीतर की ऊर्जा जारी की गई तो संपूर्ण मायावी दानव क्षेत्र को नष्ट कर देगी। जब उसने शुरू में इसे अपने हाथों में पकड़ा था, तो उसके हाथ और उसका दिल काफी कांप रहे थे, लेकिन हागा ने वास्तव में इसे खा लिया। उसने इसे खा लिया। ठीक नहीं, मैं अस्वस्थ क्यों महसूस करूंगी? हांगर ने अपना सिर झुकाया और उसका चेहरा संदेह से भर गया, लेकिन उसने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, ओह ठीक है। जब मैंने वह चीज खाई जिसका नाम था, वह चीज जिसे जेड ऑफ द 9 सन्स कहा जाता था, मेरे शरीर को अचानक बहुत अच्छा महसूस हुआ और मैं वास्तव में उसके बाद सो जाना चाहता था। इससे भी अजीब बात यह है कि उसके बाद बहुत लंबे समय तक मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। मास्टर, 9 सूर्यों की वह स्वादिष्ट सेट क्या अभी आपके पास है? मैं अब भी खाना चाहता हूँ। %। केवल जैस्मीन की गहन शक्ति असामान्य थी, लेकिन ये हागा, उसके बारे में सब कुछ असामान्य था। यहाँ तक कि उसका अस्तित्व भी कुछ ऐसा था जो असामान्य था। अभी भी खाना है, खाओ बहन। आपको लगता है कि 9 सूर्यों की जैड कैंडी है? हम उच्च गुणवत्ता वाली तलवारें और गहरा जैड हागा का भोजन है। पहला उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है और दूसरा प्राइमरियल प्रोफाउंड आग की गहन ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है। आपने स्वयं 9 सूर्यों की जैड को आकाश विष मोती में फेंक दिया। ये खुद उसके मुंह तक इसे लाने से अलग नहीं है, तो इसमें गलती किसकी है?
यूचे अवाक रह गया। उसके मन में ये ख्याल क्यों आया कि हांगा उसे खाएगा। हालांकि अभी आपके लिए 9 सन्स की जेड का सबसे बड़ा उपयोग प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग को शक्ति प्रदान करना होगा, इसलिए इसे हंगर को वैसे भी खाने के लिए दिया जाना चाहिए था, क्योंकि प्राइमर्डियल प्रोफाउंड के लिए यही एकमात्र तरीका है गहन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। संदूक। जैस्मीन अस्तित्व में आई और वह हांगा के बगल में खड़ी हो गई। उनमें से एक के सिर पर आकर्षक रक्त लाल बाल थे, जबकि दूसरे के बाल हल्के और चमकदार सिंदूरी रंग के थे। अभी प्राइमोडियल प्रोफाउंड आग को बुलाओ। 9 सूर्यों की जेड द्वारा प्रदान की गई गहन ऊर्जा के साथ इसमें एक बड़ा बदलाव आना चाहिए था। यूचे ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके मानसिक आह्वान के बाद प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग, जो लंबे समय से स्काई पॉइजन पल के अंदर फेंका गया था, उसके हाथ की हथेली में दिखाई दिया। केवल अब इसका बाहरी स्वरूप प्रारंभिक गहरा लाल रंग नहीं रह गया था, बल्कि हांगा के बालों और आंखों का वही सिंदूर था। उसी समय जहाज का शरीर एक रहस्यमय और मजबूत आभा के साथ कंपन कर रहा था। ये है। यूचे क्षण भर के लिए शब्दों में उलझ गया, लेकिन इसके बाद उसे प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग के साथ एक अतुलनीय स्पष्ट आध्यात्मिक संबंध महसूस हुआ। उसने मानसिक रूप से ध्यान केंद्रित करने और अपने दिमाग से आग को नियंत्रित करने की कोशिश की। तुरंत प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग हवा में उठ गया और तुरंत उस स्थान पर चला गया जिसे उसने मानसिक रूप से संकेत दिया था। उसके बाद तेजी से बड़ा होता गया, और एक बार जब यह उसके इच्छित आकार तक फैल गया, तो यह उतनी ही तेजी से सिकुड़ गया और उसके हाथ की हथेली पर वापस आ गया। यूचे ने फिर से मानसिक आदेश दिया और उसका पूरा शरीर तुरंत गायब हो गया। यहाँ तक कि जैस्मीन और हॉन्गर, जो उसके सामने थी, उसके साथ गायब हो गईं। और केवल प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग वहां चुपचाप अपनी प्रारंभिक स्थिति में तैरता हुआ रह गया था। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग में प्रवेश करने के यूचे के मानसिक आदेश के बाद उसके सामने की दुनिया तेजी से बदल गई, और पलक झपकते ही वह एक बड़े पत्थर के हॉल के बीच में स्थित था। उसके चारों ओर दीवारें इतनी ऊंची थी कि वह उनकी चोटी नहीं देख सकता था, और ऊपर का आकाश इतना ऊंचा था कि वह उसकी सीमा नहीं देख सकता था। उसके नीचे एक लंबा गोलाकार पत्थर का मंच था। पत्थर के मंच का अंत ऐसा लग रहा था जैसे यह मुश्किल से एक व्यक्ति को फिट कर सकता है। आश्चर्यजनक रूप से ये वह विशाल प्राचीन किला था जिसमें उसने तब प्रवेश किया था जब वह पहली बार प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग में प्रवेश किया था, और उसके पैरों के नीचे वह स्थान था जहां से उसने हांगा को बचाया था। यूचे ने ध्यान से एक और मानसिक आदेश देने से पहले कुछ देर तक अंतरिक्ष में शून्यता से देखा। तुरंत बाहरी दुनिया, जो कि प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग के आसपास का परिवेश भी था, उसके मस्तिष्क में अतुलनीय स्पष्टता के साथ प्रक्षेपित हुआ। उसने फिर से एक और मानसिक आदेश दिया, और ये छवियां तुरंत एक बड़ी छवि में बदल गईं जो उसकी आंखों के ठीक सामने खुल गईं। ये वास्तव में एक दिव्य कलाकृति है जो प्राचीन युग से आई है। ये वास्तव में सामान्य से बाहर है। जैस्मीन उसके बगल में अपने आसपास का सर्वेक्षण करती हुई दिखाई दी, और उसके चेहरे पर हल्का आश्चर्य भी था। ये बिल्कुल अद्भुत है। यूचे ने उसकी सांसें खींच ली। वह आध्यात्मिक संबंध जो अचानक प्रकट हुआ, और उसके निरंतर परीक्षण एक के बाद एक सफल होते गए। वह प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग की गति को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था, स्वतंत्र रूप से इसका आकार बदल सकता था, और इच्छानुसार इसमें प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए अपने विचारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। इसके अलावा जब वह प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग के अंदर था, तो वह किसी भी समय बाहरी दुनिया का स्पष्ट रूप से सर्वेक्षण कर सकता था। ऐसा नहीं था कि यूचे ने कभी गहरा जहाज नहीं देखा था, बल्कि इतना गहरा जहाज जो इतना रहस्यमय और अद्भुत था, उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इसके अलावा आध्यात्मिक संबंध के भीतर वहां स्पष्ट रूप से एक आयामी यात्रा विकल्प मौजूद था। कहने का तात्पर्य यह है कि यूचे को केवल मानसिक आदेश देने की आवश्यकता थी। 1500 किलोमीटर पूर्व में कूदो, और प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग तुरंत खुली जगह को चीर देगा और उसे 1500 किलोमीटर पूर्व में ले जाएगा। इसके लिए केवल एक क्षण की आवश्यकता थी। और इस आध्यात्मिक संबंध के भीतर जो बात सबसे स्पष्ट थी वह ये थी कि उसके पास इस प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग का केवल द्वितीयक नियंत्रण अधिकार था। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अत्यंत रहस्यमय प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग के संबंध में, जो लगभग स्वर्गीय प्रोफाउंड खजाने के बराबर था, वह मुख्य नियंत्रक नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से मुख्य नियंत्रण प्राधिकार हांगा के हाथों में था। इसका मतलब यह है कि अगर यूचे और हॉन्गर ने एक साथ प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग को आदेश दिए, हॉन्गर चाहते थे कि यह पूर्व की ओर जाए, जबकि यूचे चाहते थे कि यह पश्चिम की ओर जाए, तो प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग पूरी तरह से यूचे के आदेशों की अनदेखी करेगा और आज्ञाकारी रूप से पूर्व की ओर चले। एक और उदाहरण ये होगा कि यदि हॉन्गर उस दिन गुस्से में था और यूचे को प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग से बाहर निकालना चाहता था,
तो यूचे के पास आज्ञाकारी रूप से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। और अगर यूचे हंगर को प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग से बाहर फेंकना चाहता था तो ये बिल्कुल संभव नहीं था। निष्कर्ष ये था कि भले ही प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग को ज़ेड ऑफ द नाइन सन्स की शक्तिशाली गहन ऊर्जा द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, अगर यूचे इसे आराम से उपयोग करना चाहता था तो उसे पहले इस बिग बॉस का पक्ष लेना होगा। हागा और उसकी अच्छी सेवा करो। और यदि वह आराम से हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड का उपयोग करना चाहता था तो उसे पहले इस बिग बॉस हागा का पक्ष लेना होगा और उसकी अच्छी सेवा करनी होगी। संक्षेप में, इन दो लड़कियों में से जो उसका अनुसरण करती थी, जैस्मीन न केवल उसकी मालिक थी बल्कि उसने उसकी मार्गदर्शक बनने का कठिन काम भी किया था, जबकि हागा एक सुपर बिग बॉस थी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी कुछ भी करने के लिए हाथ पैर फैलाकर इंतजार करना पड़ता था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 627 अन्य लोगों को कैसे जीना चाहिए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 627 अन्य लोगों को कैसे जीना चाहिए। 9 सूर्यों की ज़ेड की शक्ति को देखते हुए ये निश्चित रूप से प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग को भ्रामक दानव क्षेत्र से गहरे आकाश महाद्वीप तक अपनी आयामी छलांग पूरी करने की अनुमति दे सकता है। ऐसा कितनी बार किया जा सका, इसकी गणना करना फिलहाल असंभव है। आखिरकार प्रोफाउंड प्रिमोर्डियल आग की आंतरिक दुनिया प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इल्यूसरी डायमंड दायरे से बड़ी है, इसलिए ये कैसे संचालित होता है, इसके पीछे के सिद्धांत और एक आयामी छलांग को पूरा करने के लिए कितनी गहन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह मेरे लिए भी कठिन है था, जैस्मीन ने नर्म स्वर में कहा। हालांकि इससे पहले कि आप वापस जाएं, आपको पहले प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के इल्यूसरी डायमंड दायरे के सापेक्ष स्थान का पता लगाना होगा। ये काफी सरल होना चाहिए, यूचे ने आत्मविश्वास से कहा। मेरे माता पिता ने पहले प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की यात्रा के लिए हमारे यून परिवार के एक निश्चित उपकरण का उपयोग किया था, इसलिए वे निश्चित रूप से इसके सापेक्ष स्थान को जानते हैं। मुझे बस उनसे पता लगाने के लिए कहना है। जिस समय प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आग शीत निद्रा में था, वह इसके साथ अपने आध्यात्मिक संबंध का हल्का सा अंश ही महसूस कर सका। लेकिन वर्तमान प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग को 9 सूर्यों की ज़ेड द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, इसलिए आध्यात्मिक संबंध स्पष्ट और पूर्ण हो गया था और इसकी क्षमताएं उसके मस्तिष्क में अतुलनीय रूप से स्पष्ट तरीके से सामने आई थीं। और जब उसने अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया तो ये गहन जहाज, जो हर बार गहरे आकाश महाद्वीप में दिखाई देने पर भारी हलचल पैदा करता था, स्वतंत्र रूप से उसके नियंत्रण में होगा। यह उसके अपने हाथ को नियंत्रित करने जितना आसान था। ... लेकिन इसका प्रावधान यह है कि हंगर बाहर नहीं आया और चीजों को गड़बड़ नहीं किया। भ्रामक दानव क्षेत्र में बिताए गए इस पूरे समय के दौरान यूचे गहरे आकाश महाद्वीप में चल रही हर चीज से गहराई से चिंतित था। और अब जब आखिरकार उसे वापस लौटने का रास्ता मिल गया तो उसकी वापस लौटने की इच्छा कुछ हद तक खत्म हो गई थी। युन क्विंगहोंग के खोए हुए रक्तसार की भरपाई केवल उसके द्वारा ही की जा सकती थी और इसमें बिना किसी रुकावट के कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। केवल इसी कारण से वह विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। आखिरकार वह ये गणना करने में असमर्थ था कि प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग कितनी बार इल्यूसरी डायमंड दायरे और के बीच शटल कर सकता है 9 सूर्यों की ज़ेड की गहन ऊर्जा प्रदान करने के बाद गहरा आकाश महाद्वीप। इसलिए उन्होंने इस 3 महीने की अवधि के दौरान आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की। इसलिए उन्होंने अपनी क्षमताओं का लगातार उपयोग करके प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग की ऊर्जा को लापरवाही से समाप्त नहीं किया, जिसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती थी। उसने प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग को वापस ले लिया और हागा को वापस स्काई पॉइजन पल में फेंक दिया। उसके बाद यूचे ने ओवरलॉर्ड पैलेट को बाहर निकाला। स्काई पॉइजन पल की शोधन क्षमता को देखते हुए उसे इसे पूरी तरह से 2 गोलियों में विभाजित करने के लिए केवल 1 पल की आवश्यकता थी और इस प्रक्रिया में इसकी प्रभावशीलता कम नहीं होगी। हालांकि यूचे ने तुरंत इसे आधे में विभाजित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने इसके चारों ओर अपनी हथेली बंद कर दी और इसे गहन ऊर्जा से घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने गोली की संरचना और औषधीय शक्ति की सावधानीपूर्वक जांच की। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर सचमुच निराशा के भाव उभर आए। वह धीमी आवाज में खुद से बुदबुदाया, ये सोचना वास्तव में इतना आसान था। इसके अलावा इस ओवरलॉर्ड पैलेट की शुद्धता इतनी घटिया है कि मैं इसे देख भी नहीं सकता। अगर ड्यूक बाओ किंग, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ओवरलॉर्ड पैलेट्स को परिष्कृत करने में बिताया, ने युनचे की बात सुनी तो वह निश्चित रूप से इतने क्रोधित हो गए कि वह लंबे समय तक जीवन और मृत्यु की सीमा के बीच मंडराते रहे। अगर उसका बस चले तो वह युनचे को सब्जी वाले चाकू की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा। भले ही ओवरलॉर्ड पैलेट बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां बहुमूल्य और दुर्लभ थी,
फिर भी वे अतुलनीय रूप से बहुमूल्य खजाने होने की डिग्री तक दुर्लभ नहीं थे। हालांकि ये सामग्रियां मूल्यवान खजाने थी जिन्हें आम आदमी के लिए पैसे से खरीदना कठिन था, लेकिन जो शक्तियां गार्जियन परिवार या ड्यूक पैलेस के स्तर पर थी, उनके लिए इन्हें एक पैसा भी दर्जन कहा जा सकता था। उनकी 10,000 साल से भी बड़ी नींव सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, लेकिन ओवरलॉर्ड पैलेट इतना मूल्यवान था कि गार्जियन परिवार और ड्यूक पैलेस भी इसे पसंद करते थे, क्योंकि इसकी शोधन विधि बहुत कठिन थी। प्रत्येक गोली को परिष्कृत करने में अथाह प्रयास और समय खर्च हुआ। इसके अलावा प्रत्येक ओवरलॉर्ड पैलेट की शोधन अवधि 50 वर्ष तक हो सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि इन 50 वर्षों के दौरान किसी को गर्मी, मिलाई जाने वाली सामग्री की मात्रा और सामग्री मिलाने के समय को सावधानीपूर्वक और सावधानी से नियंत्रित करना पड़ता था। हर चीज बेहद सटीक होनी चाहिए। इसके अलावा इसे शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन सुबह की ओस और शाम की ओस का उपयोग करना होगा, और इसकी औषधीय शक्ति का मार्गदर्शन करने के लिए सबसे उपयुक्त गहन ऊर्जा का उपयोग करना होगा। और इस 50 साल की अवधि में एक भी गलती सारे पूर्व प्रयासों पर पानी फेर देगी। ड्यूक बाओ किंग पैलेस और यहाँ तक कि पूरे इल्यूसरी दानव क्षेत्र के भीतर वर्तमान में केवल 2 लोग थे जिनके पास एक ओवरलॉर्ड पैलेट को परिष्कृत करने की क्षमता थी। इन 2 लोगों को सिर्फ एक को निखारने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। भले ही उन्होंने 50 वर्षों तक इस पर सबसे अधिक सावधानी से काम किया, ओवरलॉर्ड पैलेट को परिष्कृत करने की सफलता दर केवल 50% थी। तो 100 वर्षों में ड्यूक बाओ किंग पैलेस अधिकतम 2 ओवरलॉर्ड पैलेट का उत्पादन कर सका। ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर एक ओवरलॉर्ड पैलेट को ड्यूक बाओ किंग पैलेस के सदस्यों के जीवन का उपयोग करके परिष्कृत किया गया था। लेकिन स्काई पॉइजन पल के लिए यह अत्यंत कठिन शोधन प्रक्रिया थी। यूचे ने धीरे से ओवरलॉर्ड पैलेट को एक तरफ फेंक दिया। वह इसे स्काई पॉइजन पल में डालने की जहमत भी नहीं उठा सकता था। उसके बाद वह अपने आंगन से बाहर निकला और सीधे यू फैमिली के मेडिसिन पवेलियन में चला गया। यू परिवार ने 10,000 वर्षों तक सहन किया था, इसलिए विभिन्न स्पिरिट दवाओं का उनका संचय स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से समृद्ध था। इस औषधि मंडप को 12 अभिभावक परिवारों के बीच बड़ा नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी ये 3 मंजिल ऊंचा था। हर एक कहानी उस जो कबीले की कहानी से कहीं बड़ी थी जिसमें वह 16 वर्षों से रह रहा था। एक परिवार का मेडिसिन मंडप पूरे परिवार की ताकत का स्तंभ और मुख्य आधार था, इसलिए इसे एक परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान कहा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यह हमेशा मजबूत व्यक्तियों या शक्तिशाली बाधाओं द्वारा संरक्षित रहेगा। बेशक यून परिवार के मेडिसिन मंडप की रखवाली एक बूढ़ा आदमी कर रहा था जिसके बाल थे और भौहें पूरी तरह से सफेद हो गई थी। उसका नाम यून याओजी था और उसकी उम्र लगभग 2000 वर्ष थी। वो यू परिवार के उन सदस्यों में से एक थे जिन्हें परिवार में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था, और उनके जीवन का कर्तव्य यू परिवार के मेडिसिन मंडप की रक्षा करना था। जब उन्होंने यूचे को आते देखा तो उन्होंने उसका स्वागत करने की पहल की और प्रसन्न स्वर में पूछा, युवा कुलपति, क्या आप मेडिसिन मंडप में प्रवेश करना चाहते हैं? यू परिवार के इस बुजुर्ग वरिष्ठ का सामना करते हुए यूचे ने उनकी वरिष्ठता के प्रति आदर पूर्वक विनम्रता व्यक्त की और उत्तर दिया, हाँ, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है सीनियर, लेकिन क्या ये जूनियर मेडिसिन पवेलियन के भीतर औषधीय अवयवों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है? युन याओजी ने एक सौम्य मुस्कान दी और युनचे की ओर देखते ही उसकी आंखें प्रशंसा से भर गईं। आप हमारे यू परिवार के युवा कुलपति हैं और यू परिवार के भीतर कुछ भी आपके उपयोग के लिए निःशुल्क है। इस बूढ़े आदमी को तुम्हारे लिए अवरोध खोलने दो। जैसे ही यू याओजी की आवाज गिरी, मेडिसिन मंडप के सामने का सुरक्षात्मक अवरोध गायब हो गया। वह एक तरफ चला गया और प्रणाम करते हुए बोला, युवा कुलपति, कृपया प्रवेश करें। यदि आपके पास कोई और निर्देश या अनुरोध है तो आप जब भी चाहें इस बूढ़े व्यक्ति को बुला सकते हैं। आपको हुई परेशानी धन्यवाद। युनचे के मेडिसिन पवेलियन में प्रवेश करने के बाद बैरियर एक बार फिर उसके पीछे दिखाई दिया। दवा की तेज गंध हवा में फैल गई। युनचे ने हल्की सी सूंघी और वह पहले से ही दसियों विभिन्न अत्यंत मूल्यवान औषधीय सामग्रियों को सूंघ सकता था। वह आगे बढ़ा और बाएं और दाएं देखा, और 2 घंटे पूरे होने से पहले यूचे ने पहले ही मेडिसिन मंडप की पूरी पहली मंजिल पार कर ली थी। बस इसके साथ ही उसने पहले से ही यहाँ संग्रहित सभी औषधीय सामग्रियों को उनके स्थान, उनकी मात्रा और यहाँ तक कि उनकी उम्र के अलावा याद कर लिया था। उसके बाद वह दूसरी मंजिल पर गया और तीसरी। आखिरकार वह तीसरी मंजिल के बीच में ही रुक गया। मेडिसिन पवेलियन की तीसरी मंजिल में यून परिवार के पास मौजूद उच्चतम ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन और गहन सेट संग्रहित है, और इस स्थान को संतृप्त करने वाली अत्यधिक मोटी आध्यात्मिक ऊर्जा के आधार पर यदि कोई प्राथमिक गहन क्षेत्र या नवजात गहन क्षेत्र का गहन अभ्यास करता यहाँ खेती करता है
तो वे कुछ ही समय में आसानी से अपनी बाधा को तोड़ देंगे। युनचे मेडिसिन मंडप की तीसरी मंजिल के केंद्र में पैर मोड़कर बैठ गया। उसके बाद उसने सभी स्पिरिट मेडिसिन और स्पिरिट जेड को एक साथ रख दिया और स्काई पॉइजन मोती की गहरे हरे रंग की परिष्कृत रोशनी उसके बाएं हाथ के ऊपर से चमक उठी। केवल 1 सेकंड के प्रयास से पूरे 30 ओवरलॉर्ड पैलेट्स, ये सही है, ओवरलॉर्ड पैलेट्स युनचे के सामने थे और उनके चारों ओर शोधन प्रक्रिया द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट उत्पादों का एक घेरा था। अगर ड्यूक बाओ किंग पैलेस के किसी भी व्यक्ति ने ये दृश्य देखा होता तो वे इतने चौंक जाते कि उनके जबड़े फर्श पर आ जाते। युनचे ने बेतरतीब ढंग से एक गोली उठाई और उस पर सरसरी नजर डाली। स्काई पॉइजन पल द्वारा परिष्कृत सभी औषधीय गोलियां उच्चतम गुणवत्ता की थीं। केवल चमक और आभा ही ड्यूक बाओ किंग पैलेस द्वारा परिष्कृत गोली की तुलना में कई ग्रेड अधिक शुद्ध थी। जहां तक दवा की प्रभावशीलता और सौम्यता की बात है तो ये कहीं अधिक बेहतर थी। इतना ही नहीं, उपभोग की गई सामग्रियों की मात्रा ड्यूक बाओ किंग पैलेस द्वारा उपयोग की गई सामग्रियों की केवल 1/4 थी। आखिरकार आम लोगों की शोधन विधियां अपरिहार्य रूप से इस प्रक्रिया में औषधीय प्रभावशीलता के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर देंगी, लेकिन स्काई पॉइजन पल द्वारा इसे परिष्कृत करने से कोई भी औषधीय प्रभाव नष्ट नहीं होगा। युनचे ने इन अधिपति छर्रों को उठाया और धीमी आवाज में खुद से बुदबुदाया, आह, अन्य लोग कैसे रहेंगे? आइए हम अपने आप से आगे न बढ़ें। सबसे पहले मैं बस कुछ 100 छर्रों को परिष्कृत करूंगा। इसके साथ युनचे मेडिसिन मंडप में रुका रहा और दोपहर से लेकर रात होने तक वह बाहर नहीं आया। यू क्विंगहोंग के आंगन में जगह विकृत हो गई और लिटिल डेमन महारानी की आकृति धीरे धीरे दिखाई देने लगी। लिटिल डेमन महारानी के अप्रत्याशित आगमन को देखने के बाद यून क्विंगहोंग और उनकी पत्नी आगे बढ़े और कहा, हम लिटिल डेमन महारानी का स्वागत करते हैं। पैट्रियार्क यून, आप अभी भी चोट से जूझ रहे हैं, किसी और औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। लिटिल डेमन महारानी ने लापरवाही से एक हाथ उठाया और अप्रतिरोध्य बल ने तुरंत यू क्विंगहोंग और म्यू योरू के धनुष को रोक दिया। यह महारानी आज पैट्रियार्क यून की चोट की जांच करने आए हैं और पैट्रियार्क यून के चेहरे से मैं देख सकता हूं कि आप लगातार ठीक हो रहे हैं। यून क्विंगहोंग ने अपने हाथ जोड़कर कहा, लिटिल डेमन महारानी ने जो चिंता और एहसान दिखाया, ये यून इसके लिए ईमानदारी से आभारी है। चियर का चिकित्सा कौशल असाधारण है, इसलिए यून की चोट के बारे में अब कोई गंभीर बात नहीं है और चियर के अनुसार मैं 3 महीने के भीतर इससे पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। पुनः प्राप्त करना। लिटिल डेमन महारानी के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी, लेकिन बाद में उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये बिल्कुल शानदार है, इसलिए ऐसा लगता है कि पैट्रियार्क यून को अब से 5 दिन बाद भव्य समारोह में भाग लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यून क्विंगहोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, छोटी दानव महारानी, चिंता मत करो। मैं और मेरी पत्नी निश्चित रूप से अब से 5 दिन बाद होने वाले भव्य समारोह को मिस नहीं करेंगे। एमेन। लिटिल डेमन महारानी ने हल्के से अपना सिर हिलाया, फिर तिरछी नजर से देखा और उदासीन स्वर में पूछा, क्या युचे घर पर है? यून क्विंगहोंग ने उत्तर दिया। जब छठा बुजुर्ग कुछ ही समय पहले आया तो उसने कहा कि उसने युनचे को मेडिसिन मंडप में प्रवेश करते देखा है। वह अब भी मेडिसिन पवेलियन में हो सकता है। मैं तुरंत उसे बुलाने के लिए किसी को बुलाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। छोटी दानव महारानी ने अपना हाथ उठाया। उन्होंने पैट्रियार्क यून की पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए स्पिरिट मेडिसिन तैयार करने के लिए मेडिसिन मंडप में प्रवेश किया होगा, इसलिए यह महारानी आपको और परेशान नहीं करेगी। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, लिटिल डेमन महारानी के आसपास का स्थान विकृत हो गया और वह जहां तैर रही थी वहां से पूरी तरह गायब हो गई। लिटिल डेमन महारानी ने विशेष रूप से युचे के बारे में पूछा। ऐसा लगता है कि वह युचे को बहुत महत्व से देखती है। मु योरू ने मुस्कुराते हुए कहा, हे, ये स्वाभाविक है। आखिरकार इन 4 महीनों में युचे ने लिटिल डेमन महारानी के साथ मिलकर खतरे का सामना किया और शायद ये युचे ही थी जिसने लिटिल डेमन महारानी को भी बचाया था। यून क्विंगहोंग हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में संदेह की एक झलक छलक गई, क्योंकि जब लिटिल डेमन महारानी आखिरी बार घूमी तो उसे यह आभास हुआ कि वह उसकी नजरों से मिलने से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इतने वर्षों में जब वह लिटिल डेमन महारानी को जानता था, उसने कभी भी उसकी नजरों से मिलने से बचने की कोशिश नहीं की थी। एक बार पहले किसी की नजरों से बचने की कोशिश की थी। ये होना चाहिए केवल एक गलतफहमी, या शायद वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। यू फैमिली मेडिसिन पवेलियन। तीसरी कहानी। युनचे अभी भी वहां अपने पैर मोड़कर बैठा था। पिछली बार जब वह अधिक स्पिरिट मेडिसिन और डीप जेड लेने गया था, तब तक 1 घंटा हो चुका था। फिलहाल
उसके हाथ में एक फीकी लाल औषधीय गोली थी। औषधीय गोली की चमक फीकी थी, लेकिन इसने एक अत्यंत अनोखी आभा छोड़ी। युनचे ने निःशब्द होकर इसे देखा और गहरी सोच में वहीं बैठ गया। अचानक उसके मन में जैस्मीन की आवाज गूंजी, अपनी पीठ देखो। युनचे अचंभित रह गया, लेकिन उसने तुरंत अपने शरीर को बिजली की तरह तेजी से घुमाया और उससे 5 कदम की दूरी पर एक छोटी और नाजुक भूरे रंग की आकृति चुपचाप वहां खड़ी थी। एक जोड़ी आंखें जो खामोश और तारों भरी रात जैसी लग रही थी, उसे घूर कर देख रही थी। छोटी दानव महारानी। युनचे का मुंह खुला रह गया और उसे बंद करने में काफी समय लग गया। तुम कब आए? नहीं, तुम यहाँ क्यों हो? युनचे के पास बुद्ध का महान मार्ग था, इसलिए उनकी आध्यात्मिक धारणा की ताकत असामान्य थी। संपूर्ण मायावी दानव क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति जो उसके ध्यान में आए बिना उससे 5 कदम की दूरी तक आ सकता था, वह छोटी दानव महारानी थी। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 628 द हार्टलेस लिटिल डेमन एम्प्रेस। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 628 हृदयहीन छोटी दानव महारानी। आप क्या कर रहे हो? लिटिल डेमन महारानी ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया और बेरुखी से पूछा। उसकी आवाज में बर्फीली ठंडक दिल दहला देने वाली थी। हालांकि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था और वह हमेशा से ऐसी ही थी। युनचे खड़े हुए और जवाब दिया, मैं छर्रों को परिष्कृत कर रहा हूँ। आप क्यों हैं? छर्रों को परिष्कृत करना? कड़ाही, भट्ठी या कलाकृति के बिना आप छर्रों को कैसे परिष्कृत कर रहे हैं? छोटी दानव महारानी ने भावहीन होकर पूछा। हालांकि अन्य लोग असमर्थ हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं असमर्थ हूँ। शुरू में अचानक हुए झटके के अलावा युनचे की अभिव्यक्ति में कुछ और था पहले ही सामान्य हो चुका है। वर्तमान में पूरे भ्रामक दानव क्षेत्र के भीतर एकमात्र व्यक्ति जो छोटी दानव महारानी से नहीं डरता था, वह शायद अकेला युनचे था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों के बीच वह हल्की लाल गोली थी जिसे वह कुछ समय से देख रहा था। छोटी दानव महारानी, आप बिल्कुल सही समय पर पहुंची। ये गोली कुछ ऐसी है जिसे मैंने आपके लिए परिष्कृत किया है। इस महारानी के लिए। छोटी दानव महारानी थोड़ा घबरा गई। इस महारानी को किसी गोली की आवश्यकता क्यों होगी? उद्धरण चिन्ह ... इस गोली में सभी अमृत और गहन जैद शामिल हैं जो मुझे इस मेडिसिन मंडप में मिले जो दीर्घायु बढ़ा सकते हैं। इससे पहले कि उसके चेहरे पर निराशा की अभिव्यक्ति झलकती, युनचे ने धीरे से कहा, मैं अनिश्चित हूँ कि क्या ये वास्तव में आपके जीवन काल को बढ़ा सकता है, लेकिन कम से कम इसकी औषधीय शक्तियाँ सौम्य हैं और इसका सेवन करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। छोटी दानव महारानी की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। वह अविचल थी और उसकी अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसकी लंबी आस्तीन के झूलने से युनचे के हाथ में लगी गोली पहले ही उसके हाथों में गिर चुकी थी। बिना देखे उसने उसे अपने स्थान पर फेंक दिया। तुम्हारी मेहनत देखकर ये महारानी इस बार इसे स्वीकार कर लेंगी। हालांकि अब आपको इस महारानी के लिए ऐसे निरर्थक काम करने की जरूरत नहीं है। इस महारानी का भाग्य कुछ ऐसा है जिसकी घोषणा गोल्डन क्रो दिव्य भगवान ने की है। चूंकि गोल्डन क्रो दिव्य भगवान ने भी ऐसा कहा है, इस दुनिया में कौन सा अस्तित्व संभवतः इसे बदल सकता है। इस शरीर की क्या हालत है ये साम्राज्य तुमसे बेहतर जानती है। यहाँ तक कि अगर आप युन परिवार द्वारा पिछले 10,000 वर्षों से जमा की गई सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और यहाँ तक कि इस मायावी दानव क्षेत्र के भीतर सभी बैंगनी नसों वाले दिव्य क्रिस्टल का उपयोग भी कर ले, तो भी आप संभवतः इस साम्राज्य के जीवन काल को एक सांस से भी नहीं बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ बर्बादी होगी। तुम्हें बस इतना करना है कि इस महारानी को इस रहस्य की रक्षा करने में मदद करनी है और किसी को नहीं बताना है। जहाँ तक अन्य मामलों की बात है जिनके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो आपको नासमझ होने की जरूरत नहीं है। नहीं, युनचे ने सीधे छोटी दानव महारानी की आंखों में देखा और काफी दृढ़ निश्चय के साथ अपना सिर हिलाया। यदि आप केवल छोटी दानव महारानी होती, जब तक आप मेरे युन परिवार के हितों में हस्तक्षेप नहीं करती, मुझे इसकी परवाह भी नहीं होती कि आप मर गई या जीवित। हालांकि यह मामला कुछ ऐसा है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं भी 3 साल बाद तुम्हारे जीवन को खत्म नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम अभी भी मेरी युनचे की औरत हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिटिल डेमन एम्प्रेस का रूप बदल गया और यह अचानक ठंडा हो गया। नीच। युनचे, क्या आप जानते हैं कि आपने अभी इस महारानी से जो कहा है, उसके अनुसार यह महारानी आपको मौत की सजा दे सकती है। लिटिल डेमन महारानी का भयावह दबाव एक उच्च स्तरीय सम्राट को कांपने के लिए पर्याप्त था,
लेकिन यूचे थोड़ा भी नहीं डरा और इसके बजाय उसने अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाते हुए लापरवाही से कहा, भले ही मुझे विश्वास हो कि इस दुनिया में भूत मौजूद हैं, मैं ऐसा करूंगा, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझे मार डालोगे। आप छोटी दानव महारानी हैं और मैं यूचे तुम्हारा छोटी दानव महारानी का आदमी हूँ। और सच कहूँ तो आप ही है जिसने मुझे इसमें मजबूर किया। इस हवा के तेज झोंके ने तेजी से जगह को चीर दिया और एक भूरे रंग की आकृति यूचे के पास से गुजरी। इससे पहले कि छोटे हाथों की एक जोड़ी ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। उसकी पकड़ कड़ी थी और इससे उसका लगभग दम घुट गया और उसकी हाइपोइड हड्डी कुचल गई। यदि यह छोटी दानव महारानी का छोटा कद नहीं होता तो उसे पहले ही जमीन से उठा दिया गया होता। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि यह महारानी आपको मारने की हिम्मत नहीं करती? छोटी दानव महारानी का चेहरा बिल्कुल नजदीक था। उसकी आंखें तारों भरे आकाश की तरह असीम थीं। बर्फीले जेल की तरह अपने दिल को बंद करते हुए उसने कहा, इस महारानी के जीवन के इन आखिरी 3 वर्षों का उपयोग रक्त से मायावी दानव क्षेत्र को साफ करने के लिए किया जाएगा। जब तक यह महारानी यह चाहती है, ऐसा कोई नहीं है जिसे मारा न जा सके। जहाँ तक आपकी बात है, आप इस महारानी के रहस्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे मरने की जरूरत है। तुम अब भी इस साम्राज्य के सामने ऐसी धृष्टता का व्यवहार करने का साहस कर रहे हो। खून की बदबू का एक झोंका लिटिल डेमन महारानी की इंद्रियों में तैर गया और उसने अचानक देखा कि यूचे की दाहिनी बांह के आस्तीन पर 5 सेंटीमीटर लंबा घाव था। हवा में खून की दुर्गंध को देखकर ये बताना आसान था कि घाव ज्यादा देर तक नहीं हुआ था। उसकी आंखें डूब गईं और उसने तुरंत अपनी आंखें घुमा ली। दूर देखो। यूचे सांस नहीं ले पा रहा था। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी पहाड़ का दबाव पड़ रहा हो और वह थोड़ा भी संघर्ष करने में असमर्थ हो। उसका चेहरा जल्द ही पीला पड़ गया, फिर भी उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं दिखा। बड़ी मुश्किल से उसने साफ आवाज में कहा, मुझे विश्वास नहीं, तुम मुझे मार डालोगे। लिटिल डेमन एम्प्रेस की निगाहें और भी ठंडी हो गईं और उसकी आवाज और भी अधिक ठंडी हो गई। फिर क्या आप कोशिश करना चाहते हैं? जरूर। उसकी गर्दन को घेरने वाला छोटा सा हाथ कस गया जिससे उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन इसके बजाय वह हंसा। मुझे देखने दो, तुम मुझे मारने के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? जैसे ही वह बोल रहा था, यूचे, जिसने सारी गहरी ऊर्जा अपने दाहिने हाथ में जमा कर ली थी, उसे बिजली की गति से आगे बढ़ाया और लिटिल डेमन महारानी की थोड़ी उभरी हुई दाहिनी छाती को पकड़ लिया। एक पल में नर्म जैद की एक गांठ यूचे के दाहिने हाथ की पकड़ में थी। लिटिल डेमन एम्प्रेस का ग्रे वस्त्र और आंतरिक परिधान बहुत पतला था, जिसका मतलब था कि यूचे बर्फीले सीने के आकार और कोमलता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। टकराना, एक तेज धमाके की आवाज गूंजी और यूचे का शरीर एक मिसाइल की तरह उड़ गया। एक उछाल के बाद वह मेडिसिन मंडप की दीवारों से टकराया और सीधे 10,000 साल पुराने गहरे जेड में 10 मीटर बड़े छेद को तोड़ दिया। उनके गिरते ही खंडित जेड खड़खड़ाने लगा। यूचे थोड़ी देर के लिए जमीन पर लेटा रहा और फिर बमुश्किल टूटे हुए जेड पर भरोसा करके खड़ा हुआ। जैसे ही उसने अपना गला अपने हाथ से ढका, वह प्रसन्न मुस्कान के साथ खांसने लगा। खांसी खांसी, किस बात का दिखावा कर रहे हो? जाहिर तौर पर तुम मुझे नहीं मार सकते। छोटी महारानी की छाती फूल गई और वह ठंडे खून की लालसा से कांप उठी। वह पलटी, फिर गुस्से से बोली, यह महारानी तुम्हें नहीं मारेगी क्योंकि तुमने पहले इस साम्राज्य की जान बचाई थी और यह साम्राज्य परिवार को निराश करने को तैयार नहीं है। जहाँ तक गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में जो हुआ, इस महारानी ने बदला लेने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए केवल आपके फीनिक्स और ड्रैगन गॉड संविधान का उपयोग किया। क्या आपको लगता है कि इस महारानी के मन में आपके लिए भावनाएं हैं? बहुत बेतुका। यूचे, आज इस महारानी द्वारा तुम्हें न मारना इस साम्राज्य की जान का बदला चुकाना माना जा सकता है जो तुमने उन्हें बचाया था। लेकिन आज के बाद यदि आप इस साम्राज्य को अपमानित करने का साहस करते हैं या गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में जो कुछ हुआ उसका आधा भी उल्लेख करने का साहस करते हैं, तो ये साम्राज्य निश्चित रूप से। छोटी दानव महारानी के शब्द अचानक कट गए। फिर एक ठंडी खर्राटे के साथ उसके आसपास की जगह विकृत हो गई और उसका पूरा व्यक्तित्व यूचे की आंखों के सामने पूरी तरह से गायब हो गया। उफ! यूचे धीरे धीरे नीचे फिसली, फिर जोर से जमीन पर बैठ गई। भले ही लिटिल डेमन महारानी ने पहले उस पर कोई घातक प्रहार नहीं किया था, लेकिन ये बिल्कुल हल्का नहीं था, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त में उथल पुथल मच गई। अगर वह शायद थोड़ी सी भी भारी होती, तो उसके चेहरे के सातों छिद्रों से खून बह निकला होता। यह महिला बहुत उग्र है। यूचे ने एक हाथ से उसके गले की मालिश की और दूसरे हाथ से उसकी छाती को दबाया।
उसने अपना सिर उस स्थान की ओर उठाया जहां लिटिल डेमन महारानी ने छोड़ा था और बिना सोचे समझे सवाल किया, जैस्मीन, मुझे बताओ, क्या मुझे लिटिल डेमन महारानी के लिए कुछ हेवनली ज़ेड बनाना होगा? स्वर्गीय ज़ेडोस, वह क्या है? क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसका उपयोग जीवन को लंबा करने के लिए किया जा सकता है? जीवन को लंबा नहीं खींच सकते, लेकिन अगर एक महिला को हर दिन एक खुराक मिले तो उनकी छाती अधिक विकसित हो जाएगी। प्रभाव शानदार हैं और कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। लिटिल डेमन एम्प्रेस हर जगह अच्छी है, बात सिर्फ इतनी है कि उसकी छाती थोड़ी सपाट है। यह आपकी तरह ही सपाट है। अच्छ, यूचे ने दर्द भरी सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही जैस्मीन चुपचाप हंसी, बर्फ जैसी ठंडी हत्या के इरादे से युनचे के पूरे शरीर को ढक दिया गया। मूल रूप से मुझे आपके प्रति थोड़ी सहानुभूति थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि छोटी दानव महारानी ने आपकी सभी हड्डियां तोड़ दी हों। लिटिल डेमन महारानी बहुत दूर नहीं गई और यू फैमिली के मेडिसिन हॉल से 300 मीटर ऊपर दिखाई दी। उसके खूबसूरत छोटे ज़ेड हाथ आगे बढ़े और युनचे की हल्की लाल गोली उसकी हथेली के खोखले भाग में दिखाई दी। उसने गोली उठाए और धीरे से उसे अपने होठों के पास रख लिया, फिर वह अचानक रुक गई। उसकी आंखों के सामने गोली से उसे रक्त ऊर्जा की बेहद हल्की गंध महसूस हुई। युनचे की आस्तीन पर खून का निशान अचानक उसके सामने आ गया। इस रक्त ऊर्जा से उसकी आस्तीन पर ऊर्जा की दुर्गंध आ रही थी, वे बिल्कुल एक जैसे थे। स्तब्ध, छोटी दानव महारानी के हाथ झुका हुआ, अपने फिगर के प्रभाव का अनुसरण करते हुए वह अपनी जगह पर गायब हो गई। यूचे ने आखिरकार अपनी ऊर्जा और खून को शांत किया और फिर खड़ा हो गया। जिस दीवार से उसे कुचला गया था उसे देखकर उसका चेहरा उदास हो गया। ये 10,000 साल पुराने गहन ज़ेड सभी अमूल्य खजाने थे। इसी समय पीछे से एक भारी आभा आई। वह मुड़ा और देखा कि छोटी दानव महारानी वापस आ गई थी। उसके चेहरे पर एक अलग कपकपी क्रोध था। आपने इस गोली को परिष्कृत करने के लिए अपने खून का उपयोग किया। लिटिल डेमन महारानी ने हल्की लाल गोली निकाली और अतुलनीय रूप से उदास स्वर में पूछा। यूचे के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना लिटिल डेमन एम्प्रेस की आवाज में रोष फैल गया। आपको लगता है कि आपका ड्रैगन गॉड रक्त सर्वशक्तिमान है? क्या आप सोचते हैं कि आपके पास उस जीवन को बदलने का कोई तरीका है जिसे गोल्डन क्रो दिव्य भगवान भी नहीं बचा सकते? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता, इसका केवल एक छोटा सा प्रभाव हो सकता है। आप इस महारानी के लिए छर्रों को परिष्कृत करने के लिए लगातार अपने रक्त का उपयोग करने को तैयार हैं। लिटिल डेमन महारानी की बर्फ ठंडी आंखों से एक फीकी उपहास झलक रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो ये साम्राज्य कृतज्ञ होगी और उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे? ऐसे समय होते हैं जब आप चतुर होते हैं, लेकिन कभी कभी आप असंभव रूप से मूर्ख होते हैं। आप सोचते हैं कि इससे आपको इस महारानी का पक्ष जीतने में मदद मिल सकती है। लिटिल डेमन महारानी ने अपना हाथ उठाया और हल्की लाल गोली उसकी उंगलियों के बीच बैठ गई। लेकिन इस महारानी के लिए, अगर मैंने सावधानी बरते बिना इसे खा लिया होता तो मैं आपके खून से दूषित हो गया होता। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसके हाथ की हथेली में लाल रंग की सोने की ज्वाला जल उठी, जिससे तुरंत वह गोली जल गई जिसे युनचे ने राख में बदलने के लिए अपने खून का उपयोग किया था। यूचे अपने हाथ के एक झटके के साथ छोटी दानव महारानी घूमी और एक बार फिर उसकी आंखों के सामने धुंध की तरह गायब हो गई। आह! यूचे ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए खुद से कहा, तुम्हें ऐसा बनने की क्या जरूरत है? मैं महिलाओं को तुमसे ज्यादा समझता हूँ। यून फैमिली के मेडिसिन हॉल के ऊपर लिटिल डेमन महारानी ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से हल्की लाल गोली को अपने होठों के बीच लाया और हल्के से निगल लिया। एक नर्म आभा तुरंत फैल गई, उसके पूरे शरीर में भर गई। हवा में उड़ते हुए वह डेमन इंपीरियल सिटी के केंद्र की ओर बढ़ी। वह ऊपर विशाल अंतरिक्ष में एक अकेली आकृति थी। इन 100 वर्षों में वह हमेशा अकेली रही थी, इसलिए शायद उसे इसकी आदत बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। लेकिन आज उसके अकेलेपन में अकेलेपन और कड़वाहट का एक हल्का मिश्रण मिला हुआ था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 629 अक्षम्य अपराध। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 629 अक्षम्य अपराध। लिटिल डेमन महारानी की वापसी के 7 दिन बाद शासन समारोह, जिसे 4 महीने पहले छोटा कर दिया गया था, जारी रखने के लिए निर्धारित किया गया था। डेमन इंपीरियल ग्रेट हॉल, जो ज्यादातर नष्ट हो गया था, को भी 7 दिनों के दौरान पर्याप्त मरम्मत मिली। 4 महीने पहले नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही 2 शक्तियों के बीच बड़े हॉल में अंतहीन बड़बड़ाहट की तुलना में आज बड़े हॉल में लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। हालांकि यह अभी भी घातक था। इस हद तक शांत की सांस लेना भी नहीं सुना जा सकता था।
मुख्य बैठने की व्यवस्था में भी एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बदलाव आया था। गाजियन परिवारों के प्रमुख स्थान पर एक बड़ा यू अक्षर लिखा गया था और हेलियन कबीला जो प्रमुख कबीले का स्थान रखता था। हेलियन कून के नेतृत्व में कबीले के सभी शीर्ष सदस्य बीच में घुटने टेक रहे थे महान हॉल का। उनके पास सीटें भी नहीं थीं। जो विशेषज्ञ ड्यूक हुआई पैलेस में चले गए थे, चाहे वे संरक्षक परिवारों, ड्यूक पैलेस, अन्य बलों से थे या अद्वितीय विशेषज्ञ थे, सभी ने डर से कांपते हुए लिटिल डेमन महारानी की बर्फीली ताकत को सहन करते हुए आज्ञाकारी रूप से घुटने टेक दिए। जियो यून के किंगशिप बेस्टोमेंट समारोह की तैयारी कैसी चल रही है? छोटी दानव महारानी को रिपोर्ट करते हुए, सब कुछ उचित रूप से तैयार किया गया है। किंगशिप बेस्टोमेंट समारोह कल जारी रहेगा। केवल लिटिल डेमन महारानी को किंग जियो पैलेस का स्थान चुनना है, निश्चित रूप से जितना संभव हो यून परिवार के करीब। हाँ, आपका विनम्र विषय समझता है। किंग जियो यून इस साल 22 साल का है और उसने अभी तक शादी नहीं की है। राजा बनने के बाद रानी के मुद्दे पर शीघ्र विचार करना चाहिए। लिटिल डेमन एम्प्रेस की नजर अंडर हेवन कबीले की ओर चली गई। अंडर हेवन पैट्रियार्क की प्रिय बेटी नंबर 7 अंडर हेवन इस वर्ष 20 वर्ष की हो जाएगी। वह सुंदर है, उसमें असाधारण प्रतिभा है और उसने अभी तक शादी नहीं की है। इस महारानी ने सुना है कि वह और किंग जियो एक दूसरे के प्रति आत्मीयता रखते हैं, दोनों एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं और स्वर्ग में बनी जोड़ी है। इसके कारण यह महारानी नंबर 7 अंडर हेवन से राजा जियो से शादी करने का इरादा रखती है। इस पर पैट्रियार्क अंडर हेवन के क्या विचार हैं? लिटिल डेमन एम्प्रेस के शब्दों ने जियो यून के जबड़े गिरा दिए और लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाए। नंबर 7 अंडर हेवन ने भी इसी तरह के सदमे में आह ध्वनि निकाली। उसके हाथों ने उसके होठों को कसकर बंद कर दिया। उसका चेहरा उत्साह और खुशी से लाल हो गया। ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन ने जल्दी से अपनी सीट छोड़ दी। लिटिल डेमन एम्प्रेस की व्यक्तिगत रूप से मंगनी करना मेरी बेटी के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ग्रेटेस्ट एम्बिशन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं है। ग्रेटेस्ट एम्बिशन अपनी बेटी की ओर से अनुग्रह के लिए लिटिल डेमन महारानी को धन्यवाद देता है। नंबर 7 अंडर हेवन लिटिल डेमन महारानी को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देता है। नंबर 7 अंडर हेवन ने घुटने टेके और झुके। उसके चेहरे की लाली, जो लंबे समय तक नहीं बिखरी, उसके दिल में अपार खुशी को प्रकट कर रही थी। अरे ओल्ड 7, अधिक आरक्षित रहें। आरक्षित। नंबर 5 अंडर हेवन ने शक्तिहीन होकर कहते हुए नंबर 7 अंडर हेवन की शर्ट के किनारे को खींच लिया। अपनी बहन आरक्षित। नंबर 7 अंडर हेवन ने धीमी आवाज में शातिराना ढंग से कहा, मैंने अतीत में मेरे भाई यून को धमकाने के लिए आप लोगों को भुगतान किया है। क्या तुम मेरी बहन नहीं हो? नंबर 5 अंडर हेवन ने ध्यान से फुसफुसाया। उसका दिल और भी भ्रमित हो गया। किसने सोचा होगा कि जिसे शुरू में डेमन इंपीरियल सिटी में सभी ने गहरा स्काई बास्टर्ड कहकर अपमानित किया था, वह बन जाएगा। आह, दुनिया वास्तव में चंचल थी, लेकिन गुंडा जियो यून के व्यक्तित्व के आधार पर वह अतीत में हमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, इसके लिए वह शिकायत करने की हद तक नहीं जाएगा। ओह, सबसे अधिक संभावना है कि वह ऐसा करेगा नहीं। आखिरकार उसकी पिछली पहचान को नजरअंदाज करते हुए उसकी व्यक्तित्व के साथ साथ वह ओल्ड 7 के साथ जिस तरह से व्यवहार करता है वह बहुत अच्छा है। जियो यून ने भी तुरंत अपनी सीट छोड़ दी और उत्साह से जवाब दिया। जियो यून ने इस शादी को मंजूरी देने के लिए लिटिल डेमन महारानी को 10,000 बार धन्यवाद दिया। जियो यून इस जीवन काल में 7वीं बहन को निराश नहीं करेगी। ये कहते हुए वह स्वर्ग के नीचे नंबर 7 की ओर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उनकी नजरें मिली और नंबर 7 अंडर हेवन ने एक हास्यास्पद चेहरा बनाते हुए उसकी ओर अपनी जीभ निकाली। सबकी निगाहों के नीचे भी उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा सैकड़ों खिले हुए फूलों की तरह चमक रहा था। छोटी दानव महारानी ने थोड़ा सिर हिलाया। स्थिति इससे बेहतर नहीं हो सकती। पैट्रियार्क यून, नंबर 7 अंडर हेवन परिवार का सबसे कीमती मोती है। आपके यून परिवार का सगाई उपहार छोटा नहीं हो सकता। यून किंगहों खड़े हुए और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से। ये यून हमेशा से अंडर हेवन परिवार की राजकुमारी का शौकीन रहा है। अब जब कार्य पूरा हो गया है तो यून परिवार में एक साथ 2 खुशी की घटनाएं हैं। जब हमने एक शुभ तारीख चुनी है तो ये यून एक भारी उपहार लाएगा और जियोए की ओर से व्यक्तिगत रूप से प्रस्ताव देगा। ईर्ष्यालु दृष्टि वाले जोड़े स्वर्ग के नीचे महानतम महत्वाकांक्षा पर उतरे। हालांकि ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन सीधा और ठीक से बैठा था, फिर भी वह अपनी खुशी छिपा नहीं सका। उनका दिल मथ रहा था। शुरू में जब उन्होंने अपनी बेटी और यूं जियो के मामले के बारे में सोचा तो उनका दिमाग लगभग फट गया। फिर भी आज उनकी बेटी की शादी जियो यूं से होनी थी और यह सभी अंडर के लिए सौभाग्य था। स्वर्ग परिवार
ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्तमान जियो यून की तुलना अतीत के जियो यून से नहीं की जा सकती थी। इतना ही नहीं, वर्तमान यून परिवार की तुलना अतीत में उनकी स्थिति से नहीं की जा सकती। महल में 4 घंटे बहुत तेजी से बीत गए। ड्यूक हुआई के साथ मिलकर लोगों का झुंड 4 घंटे तक वहां घुटनों के बल बैठा रहा, बिना कोई हरकत किए वहां घुटनों के बल बैठा रहा। टोकने की बात तो दूर, उनमें पात तक निकालने की भी हिम्मत नहीं हुई, मानो वे अपराधी हों जो अपनी सजा का इंतजार कर रहे हों। नहीं, वे बिल्कुल अपराधी थे। इस समय छोटी दानव महारानी की नजर बड़े हॉल के केंद्र की ओर गई। उसका मूल रूप से सौम्य रूप एक पल में ठंडा हो गया। हालांकि जो लोग वहां घुटनों के बल बैठे थे, उन्होंने अपना सिर नहीं उठाया, लेकिन लिटिल डेमन एम्प्रेस का दबाव उनके गले पर पड़ने वाले सबसे ठंडे चाकू के ब्लेड की तरह था, जिसके कारण उनके पूरे शरीर कांपने लगे। इस दबाव ने उन्हें अपना सिर और भी नीचे झुकाने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। ये साम्राज्य चाहती थी कि आप 10 दिनों के भीतर ड्यूक हुआई के 9 कुलों को मौत के घाट उतार दें। 7 दिन बीत गए। प्रगति कैसी है? लिटिल डेमन महारानी उनसे बात करने के लिए जिस लहजे का इस्तेमाल करती थी, उसकी तुलना में जब वह यून परिवार और अंडर हेवन परिवार से बात करती थी तो वह बिल्कुल अलग था। यह इस हद तक उदास था कि इससे उनका दम घुट गया। लिटिल डेमन महारानी ने किसी से विशेष रूप से नहीं पूछा, और कुछ पितृसत्ता जो सामने घुटने टेके हुए थे, उन्होंने सबसे पहले उत्तर देने के लिए संघर्ष किया। पुनः लिटिल डेमन महारानी को रिपोर्ट करना। ड्यूक हुआई के पिता के अधीन 4 कुलों में से, उसकी मां के अधीन 3 कुलों और उसकी पत्नी के अधीन 2 कुलों में से उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया है। एक भी नहीं बचा। जो लोग राजधानी के बाहर तैनात थे, उन सभी को हटा दिया गया है। हो सकता है लिटिल डेमन महारानी को आराम मिले। लाशों को, जैसा कि लिटिल डेमन महारानी ने निर्देश दिया है, सभी को शहर के फाटकों के सामने सार्वजनिक रूप से जला दिया गया है। घास का 1 इंच भी नहीं छोड़ा गया। छोटी दानव महारानी के आदेश हम स्वाभाविक रूप से टालमटोल करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हेलियन कून ने हड़बड़ाहट में दोनों हाथ ऊपर उठाकर ज़ेड स्ट्रिप्स का एक बंडल निकाला। ड्यूक हुआई पैलेस के नीचे एक गुप्त कमरा था जिसे अभी तक नष्ट नहीं किया गया है। यह ज़ेड पट्टी अंदर पाई गई थी। ड्यूक हुआई पैलेस की फॉलन फ्लेम डेविल आर्ट इसमें अंकित है। लिटिल डेमन महारानी के पास दैवीय शक्तियां हैं, इसलिए इस फॉलन फ्लेम डेविल आर्ट में स्वाभाविक रूप से आपकी नजर में आने की योग्यता नहीं है। केवल ये खून से बचने की किसी प्रकार की तकनीक को रिकॉर्ड करता है। सबसे अधिक संभावना है ड्यूक मिंग ने उस दिन भागने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। लिटिल डेमन महारानी की भौहें हिल गईं, और जब वह बाहर पहुंची तो हेलियन कून के हाथों में मौजूद ज़ेड पट्टी उड़कर उसके हाथ में आ गई। यून किंगहोंग के पास बैठे यूनचे ने भी ज़ेड पट्टियों के उस बंडल की ओर अपनी नजर डाली जिसमें अशुभ ऊर्जा थी। ड्यूक मिंग ने उस दिन खून से बचने की जो तकनीक इस्तेमाल की थी वह बेहद अजीब थी, और लिटिल डेमन महारानी की क्षमताओं के आधार पर वह ये नहीं बता सकती थी कि वह कहां भाग गया था। हालांकि अगर ड्यूक मिंग द्वारा इस्तेमाल की गई रक्त से बचने की तकनीक का पता चल गया तो अगली बार जब वह लिटिल डेमन महारानी के हाथों में पड़ेगा तो वह बच नहीं पाएगा। लिटिल डेमन महारानी ने तुरंत ज़ेड पट्टी को खोल दिया और निश्चित रूप से रक्त से बचने की एक अजीब तकनीक प्रदर्शित की गई। उसने उदासीनता से उसे देखा, फिर उसे बंद कर दिया। छोटी दानव महारानी इस बाई ने ड्यूक हुआई के जीवित सदस्यों की सफाई करते समय एक खोज की। बाई ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने हाथों में एक और भी बड़ी ज़ेड पट्टी उठाई। यह ज़ेड पट्टी ड्यूक हुआई के महल के नीचे एक गुप्त कमरे से प्राप्त की गई थी। इस पर सब कुछ उत्कीर्ण है। सब इस बिंदु तक बोलते हुए बाई ने दृढ़तापूर्वक अपनी लार निगल ली, फिर जारी रखा, उन सभी के नाम जो ड्यूक हुआई पैलेस में चले गए थे। हो सकता है लिटिल डेमन एम्प्रेस एक नजर डाल ले। उपस्थित कई लोगों के दिल कांप उठे, उनके पूरे शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि लिटिल डेमन महारानी ने ज़ेड पट्टी पर एक नजर भी नहीं डाली और धीमी आवाज में कहा, नाम सूची ड्यूक चिंग, पहले इसको सौंप दो। फिर 3 दिनों के भीतर उन सभी लोगों के लिए एक आदेश भेजे जिनके नाम सूची में हैं। वे अपने स्वयं के खून का उपयोग करके दोषी होने का दावा करते हुए एक पत्र लिखें। फिर इसे उत्तरी शहर की दीवार पर 3 साल तक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए रख दें। यदि ऐसा है तो यह महारानी उन्हें बस एक बार छोड़ देगी और मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। हालांकि अगर 3 दिनों के बाद सूची में से किसी ने भी शहर की दीवार पर अपना रक्तपत्र प्रदर्शित नहीं किया है तो उसके साथ ड्यूक हुआई के रिश्तेदारों की तरह व्यवहार किया जाएगा, बिना दया के नष्ट कर दिया जाएगा। लिटिल डेमन महारानी के मुंह से एक और खूनी असुर जैसा आदेश जारी किया गया। इसने पूरे महान हॉल को अचानक ठंडा कर दिया। यूचे की आंखें अचानक चमक उठी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि लिटिल डेमन एम्प्रेस का ऑर्डर बहुत शानदार था। बाय यी के अलावा किसी और को यह नहीं देखना चाहिए था कि वास्तव में सूची में किसके नाम थे। यद्यपि जेड पट्टी बहुत बड़ी थी, फिर भी वह पूरी नहीं हो सकी। हालांकि बिना किसी दया के मारने का आदेश ड्यूक हुआई पैलेस के साथ मिलीभगत करने वाले किसी भी व्यक्ति की सभी इच्छाधारी सोच को समाप्त कर देगा। वे शहर की दीवारों पर अपराध स्वीकार करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करते हुए आज्ञाकारी ढंग से अपना अपराध स्वीकार करते थे। इस तरह जो लोग ड्यूक हुआई पैलेस में चले गए थे लेकिन अभी भी अज्ञात थे, क्या सभी स्पष्ट रूप से उजागर होंगे। हालांकि गार्जियन परिवारों और ड्यूक पैलेस के लोगों ने राहत की सांस ली। केवल एक रक्तपत्र के साथ क्षमा किया जाना घटनाओं का एक सुखद मोड़ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक गहरी सांस ली, लिटिल डेमन महारानी के अगले वाक्य ने उनके दिलों को तेजी से उछलने पर मजबूर कर दिया। जहां तक सूची में शामिल गार्जियन परिवारों और ड्यूक पैलेस के लोगों की बात है, तो रक्तपत्र लिखने के बारे में भूल जाए। छोटी दानव महारानी अचानक गंभीर हो गई। ड्यूक हुआई के आदेशों का पालन करने वाले अन्य लोगों को आंख बंद करके भीड़ का अनुसरण करने वाले के रूप में देखा जा सकता है। फिर भी मायावी दानव क्षेत्र के स्तंभों और बीमों के रूप में आपके लिए दानव सम्राट के खिलाफ विद्रोह करना, ये पूरी तरह से देशद्रोही है। ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। यदि आपको इतनी आसानी से माफ कर दिया जाता, तो यह महारानी मायावी राक्षस नागरिकों के योग्य कैसे होती। वह उन पूर्वजों के योग्य कैसे होगी जो आज के मायावी दानव क्षेत्र में शांति लाए। मानो किसी बर्फीले यातनागृह से उन पर पानी डाला गया हो। सातों कुलपतियों और ड्यूकों के सिर से लेकर पैर तक बर्फ ठंडे हो गए। एक वृद्ध सम्राट रोते हुए चिल्लाया, छोटी दानव महारानी, ये छोटा ड्यूक अपने पापों को जानता है, लेकिन ड्यूक हुआई पैलेस के इन संचित अपराधों के बारे में इस ड्यूक को जानकारी नहीं थी। अब कहने की जरूरत नहीं। लिटिल डेमन महारानी ने बेरुखी से उसकी बात काट दी, खड़ी हो गई और अपनी शाही कुर्सी पर अपना हाथ मारा। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ शाही कुर्सी दाहिनी ओर चली गई और एक छिपा हुआ पत्थर का दरवाजा धीरे से खुल गया। पत्थर के दरवाजे के पीछे एक विशाल लेकिन अंधेरा पत्थर का कमरा था। ये पत्थर का कमरा कभी कभार ही खुलता था। प्रमुख रहस्यों पर चर्चा करते समय इसका उपयोग कभी कभी ही किया जाता था। महान समारोह समाप्त हो जाएगा, इस महारानी के पास और कुछ नहीं है। लिटिल डेमन महारानी ने किनारे की ओर रुख किया और भावहीन रूप से कहा, हर कोई तितर बितर हो सकता है। दूर से आए मेहमान आज दोपहर को लौट सकते हैं। एक क्षणिक विराम के बाद उसकी आवाज बर्फीली ठंडी हो गई। दोषी अभिभावक परिवार और ड्यूक पीछे रहे। जब उसका भाषण समाप्त हुआ तो छोटी दानव महारानी घूमी और ठंडी हवा के झोंके के साथ पत्थर के कमरे में चली गई। लिटिल डेमन महारानी ने पिछली बार की तरह अचानक ही महान समारोह की समाप्ति की घोषणा की। कुछ लोगों के पास अभी भी कहने के लिए कुछ था, लेकिन जब उन्होंने लिटिल डेमन महारानी का अंतिम वाक्य सुना तो उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और दूसरा शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। सावधानी से उन्होंने अपनी सीटें छोड़ दी, अपने शरीर को हिलाया और साफ सुथरे तरीके से डेमन इंपीरियल ग्रेट हॉल से चले गए। बड़े भाई, क्या आप जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं? यूनचे को देखते हुए, जो सीधा बैठा था और आधे दिन से हिल नहीं रहा था, जियो यून ने उत्सुकता से पूछा। ओह, मुझे अभी भी लिटिल डेमन महारानी के साथ अकेले में चर्चा करने के लिए कुछ छोटे मामले हैं। मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। यूनचे ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ से ऊपर उठाया और एक रहस्यमय अभिव्यक्ति के साथ कहा, लेकिन अभी 3 शब्दों लिटिल डेमन एम्प्रेस के बारे में सोचकर अधिकांश लोगों की तरह जियो यूं भी अनजाने में काम उठेगी। लिटिल डेमन महारानी स्पष्ट रूप से नहीं चाहती थी कि अन्य लोग पीछे रहें। वह विशेष रूप से अभिभावक परिवारों और ड्यूक महलों के मुद्दे से निपटना चाहती थी। उसे डर था कि अगर यूचे ने छोटी दानव महारानी को उकसाया। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी परवाह मत करो, जल्दी करो और अपनी 7वीं बहन को ढूंढो। यूनचे ने अपनी भुजाएं लहराई। जब वह चली गई तो उसने कम से कम 7 या 8 बार आपकी ओर देखा। अगर तुम उसका पीछा नहीं करोगे तो हो सकता है कि वह नाराज हो जाए और तुमसे शादी न करे। हो, यू क्विंगहोंग मंद मंद हंसे। जियोए, चलो चलें। आपके बड़े भाई के पास निश्चित रूप से पीछे रहने के अपने कारण होंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले अपना ख्याल रखें। बहुत से लोग इस नए राजा से बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आह, जियो यून ने पलट कर देखा और निश्चित रूप से उसने देखा कि बड़े हॉल के प्रवेश द्वार पर कई लोग जानबूझकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लगातार उसकी दिशा में देख रहे थे। जाना, यू किंगहोंग ने जियो यून को अपने साथ खींच लिया, फिर यूचे की ओर मंद मंद मुस्कुराया। बिना कुछ पूछे वह धीरे से चला गया। देखते ही देखते भीड़ तितर बितर हो गई। केवल गार्जियन परिवार और जमीन पर घुटने टेके ड्यूकी बच्चे थे।
लिटिल डेमन महारानी के आदेश के बिना किसी ने भी उठने की हिम्मत नहीं की। उन सभी के माथे ठंडे पसीने से भर गए थे और वे इसे पोंछने के लिए लगातार अपने कांपते हाथों का उपयोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ पोंछा था, उसे बदलने के लिए और भी तेजी से बह निकला। यू चेउस की नजर उन पर पड़ी। उसकी आंखों में जरा भी दया का भाव नहीं था। फिर वह उठा और उस पत्थर के कमरे की ओर चला गया जिसमें छोटी दानव महारानी ने प्रवेश किया था, न तो धीरे से और न ही जल्दी से। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 630 सजा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 630 सजा। स्वर्ग के नीचे पितृसत्ता बधाई। आपकी बेटी और किंग जियो स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। यहाँ तक कि छोटी दानव महारानी ने भी स्वयं उनकी शादी रचाई। कितनी आनंददायक घटना है। यह विनम्र व्यक्ति महान समाचार की प्रतीक्षा करेगा। समय आने पर मुझे शादी की दावत में शामिल होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस विनम्र ड्यूक की पत्नी शादी के कपड़े बनाने में अच्छी है, इसलिए इस विनम्र ड्यूक को शादी के कपड़ों की देखभाल करने के लिए छोड़ दें। मैं पैट्रियार्क अंडरहेवन और आपकी बेटी को संतुष्ट करना सुनिश्चित करूंगा। एक बार ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडरहेवन ने डेमन इंपीरियल हॉल को छोड़ दिया। उसके आगे और पीछे बड़ी भीड़ बधाई दे रही थी और उसका समर्थन करने की कोशिश कर रही थी। उनके भावों में स्पष्ट सम्मान और कृतज्ञता झलक रही थी और उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थी। भले ही ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडरहेवन कई वर्षों तक अंडरहेवन पैट्रियार्क रहा हो, यह उसके जीवन में पहली बार था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि चलते समय भी उसके कदम तैर रहे थे। इन सभी वर्षों में नंबर 7 अंडरहेवन और जियोयून के कारण उनके अंडरहेवन कबीले को बाहरी लोगों से बहुत व्यंग्य और उपहास सहना पड़ा। जब भी कोई इस जोड़े के बारे में जिक्र करता, ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडरहेवन क्रोधित हो जाता। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उलट गई है, क्योंकि नंबर 7 अंडरहेवन और जियोयून अब उन लोगों से ईर्ष्या कर रहे थे और उन पर कटाक्ष कर रहे थे जो पहले उन पर व्यंग्य करते थे, और यहाँ तक कि 12 परिवारों में उनकी हाल ही में अप्रभावी स्थिति भी तेजी से बढ़ी थी। सबसे पहले सभी ने सोचा कि जियोयून केवल एक कमीने बच्चा था। यदि अंडरहेवन कबीले ने अपनी एकमात्र राजकुमारी की शादी उससे कर दी तो यह एक बड़ा मजाक होगा और अंडरहेवन परिवार भी इसे अपने अपमान के रूप में देखेगा। लेकिन अब पहली पत्नी के रूप में तो बात ही छोड़िए, भले ही जियोयून को सार्वजनिक रूप से एक उपपत्नी लेनी हो, ये ड्यूक और राजघराने निश्चित रूप से अपनी बेटियों को व्यक्तिगत रूप से उनके दरवाजे पर लाएंगे और इसके लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। भाई यू, बधाई हो, सू जियांगनान ने मुस्कुराते हुए यू किंगहोंग से कहा। यून किंगहोंग ने एहसान का बदला लिया और कहा, धन्यवाद बिग ब्रदर सू। कल हमारे परिवार जियोए का राजत्व सम्मान समारोह है। मुझे उम्मीद है कि बिग ब्रदर सू मुझे सम्मान देंगे और आएंगे। हा हा हा, सू जियांगनान जोर से हंसा। बिल्कुल, जिसके बारे में बोलते हुए मूल रूप से मुझे चिंता थी कि 7 दिन पहले आपको लगी गंभीर चोट के कारण भाई यू इस महान समारोह से अनुपस्थित हो सकते हैं। यहाँ तक कि बड़ी मात्रा में रक्तसार भी खो गया है। मुझे आश्चर्य हुआ, न केवल भाई यून ने इसे समय पर बनाया, बल्कि आपका रंग इतना स्वस्थ है, यह अविश्वसनीय है। यून क्विंगहोंग और मू योरू एक ही समय में हंसे। यून क्विंगहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चियर कुछ चिकित्सा कौशल जानता है और स्वास्थ्य लाभ के इन दिनों के बाद मैं अब खतरे में नहीं हूँ। कुछ और समय के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। बिग ब्रदर सू को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ठीक होना? सू जियांगनान को आश्चर्य हुआ, यह आपके रक्तसार पर एक क्षति थी। इस दुनिया में ऐसे असाधारण चिकित्सा कौशल मौजूद हैं। फिर उसने कुछ सोचा और हैरान भाव से कहा, कुछ समय पहले एक अफवाह थी जिसमें कहा गया था कि भाई यून और आपकी पत्नी की सभी चोटें अच्छे भतीजे यून द्वारा ठीक हो गई थी और उन्होंने केवल 2 का उपयोग किया था महीने। क्या ये वास्तव में सच था? हाँ हाँ हाँ, यू क्विंगहोंग ने लंबी हंसी दी। उसकी भौहों के बीच गर्व था जिसे वह छिपाने को तैयार नहीं था। गहन ऊर्जा में अपने अध्ययन की तुलना में यू चिकित्सा की कला में और भी बेहतर हो सकता है। सू परिवार के कुलपति का मुंह खुला रह गया। वह वहीं खड़ा रहा और बहुत देर तक स्तब्ध रहा। 4 महीने पहले यूनचे ने दूसरे पक्ष के 6 महान मजबूत चिकित्सकों को हराया और पूरे दानव ब्रह्म क्षेत्र को चौंका दिया। 7 दिन पहले जब यूचे अपनी पूरी ताकत लगा रहे ड्यूक हुआई का सामना कर रहे थे तो यूचे ने तलवार के हमले से उन्हें घायल कर दिया। इन दिनों कई लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यूचे को गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा का आशीर्वाद मिलने के बाद गहन ऊर्जा में उनका अध्ययन शायद पहले ही यून क्विंगहोंग से आगे निकल चुका है। और यून क्विंगहोंग अब क्या कह रहा था? कला में यूनचे का क्षेत्रद्वा वास्तव में गहराई के रास्ते में अपने स्तर को पार कर गई। 2 महीने के समय में उन्होंने यू क्विंगहोंग और म्यू योरू को उनकी गंभीर चोटों और हाइपोटॉक्सिन से ठीक कर दिया, जबकि पूरे इल्यूस्ट्री डेमन क्षेत्र के शीर्ष डॉक्टर इसके बारे में कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे।
युन क्विंगहोंग का रक्तसार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और थोड़े से 7 दिनों के भीतर उसका चेहरा पहले से ही चमक रहा था और वह ठीक भी हो सकता था। चिकित्सा कौशल के इस स्तर के बारे में वास्तव में पहले कभी नहीं सुना गया था। इसके बारे में सुनना चौंकाने वाला था। इसके अलावा ये बात खुद युन क्विंगहोंग ने कही थी, यह नकली कैसे होगा। शासनकाल समारोह अभी समाप्त हुआ और कई लोग डेमन इंपीरियल हॉल के बाहर एकत्र हुए। युन परिवार के आसपास लोगों की एक बड़ी भीड़ थी क्योंकि वे मौके का फायदा उठाकर उन्हें मक्खन लगाना चाहते थे। युन क्विंगहोंग और सू जियांगनान के बीच बातचीत फुसफुसा कर नहीं की गई थी। असाधारण कानों वाले ये मजबूत अभ्यासकर्ता इसे स्पष्ट रूप से कैसे नहीं सुनेंगे। अचानक केवल आधे दिन में युन क्विंगहोंग और मू योरू की चोटी यूचे द्वारा ठीक हो गयी। यूचे ने यू क्विंगहोंग को ठीक कर दिया, जिन्हें बड़ी मात्रा में रक्तसार की हानि हुई थी। यूचे के पास एक उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल होने की खबर थी, एक भयंकर हवा की तरह जो पूरे डेमन इंपीरियल शहर में बह गई। ये जाने बिना कि उसके पिता द्वारा उसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से महिमामंडित किया जा रहा था, यूचे सीधे पत्थर के कमरे की ओर चला गया जहां सभी के जाने के बाद लिटिल डेमन महारानी थी। भले ही पत्थर का दरवाजा खोला गया था, वहां पारदर्शी अवरोध की एक परत थी जिसे लिटिल डेमन महारानी ने अभी अभी लगाया था। बैरियर की आभा ने न केवल लोगों को पत्थर के कमरे के अंदर स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ बना दिया, बल्कि इसने सभी ध्वनियों को भी पूरी तरह से अलग कर दिया। बैरियर के पीछे जानलेवा माहौल की स्पष्ट ठंडक थी जो एक सम्राट को भी भय से कांपने पर मजबूर कर देगी। यूचे इस जानलेवा माहौल को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सका, इसलिए वह बैरियर को पार कर गया और पत्थर के कमरे में प्रवेश कर गया। ये गुप्त कक्ष विशाल माना जा सकता है। शीर्ष पर गोल्डन क्रो का एक शुद्ध सोने का छायाचित्र जड़ा हुआ था, बीच में एक सिंहासन था और 12 पत्थर की मेज और पत्थर की कुर्सी दो तरफ विभाजित थी। ये बिल्कुल 12 परिवारों की संख्या थी। लिटिल डेमन महारानी यूचे की ओर पीठ करके अपने सिंहासन के सामने खड़ी थी और उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक के साथ रोष छिपा हुआ था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे किसने कहा कि आप यहाँ आ सकते हैं? यूचे ने एक छोटी सफेद जेड की बोतल निकाली और धीरे से कहा, मैंने नहीं सोचा था कि पिछली बार मैंने आपके लिए जो दवा परिष्कृत की थी वह आपको इतना गुस्सा दिलाएगी। आजकल मेरा दिल भी बहुत बेचैन है। गोल्डन क्रो फ्लेम की शक्ति से आपके लिए अपना क्रोध भड़काना पहले से ही आसान है। यदि आप बहुत अधिक अपना आपा खो देते हैं तो यह आपके रक्त और ऊर्जा को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हाल ही में मैंने आपके मानसिक तनाव को दूर करने और आपकी ऊर्जा को शांत करने के लिए कुछ दवा बनाई है। बस इतना ही। लिटिल डेमन महारानी ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और अविश्वसनीय रूप से उदासीन स्वर में कहा, ओह, इस दवा को हेवनली जेड ड्यूक कहा जाता है। यह न केवल आपके मानसिक तनाव को दूर कर सकती है और आपकी ऊर्जा को शांत कर सकती है, बल्कि इससे महिलाओं के शरीर को भी लाभ होता है। लिटिल डेमन एम्प्रेस को बस एक दिन में एक बूंद लेने की जरूरत है और 1 महीने से भी कम समय में आप निश्चित रूप से। तेज हवादार आवाज थी। यूचे की बात खत्म होने से पहले लिटिल डेमन महारानी ने अपनी ग्रे आस्तीन लहराए, उसके हाथ से जेड की बोतल को अपनी हथेलियों में लिया और उसे अपने पोर्टेबल स्थान में फेंक दिया। इस महारानी ने इस हेवनली जेड ड्यूक को स्वीकार कर लिया है। अब आप जा सकते हैं। घृणित, बेशर्म, विकृत, गंदा जानवर, सेक्स का शौकीन। जैस्मिन मानो यूचे के मन में एक श्राप का जाप कर रही थी। उसके और यूचे के साथ रहने का समय लंबा होने के परिणाम स्वरूप शाप देने में उसकी शब्दावली कई बड़े क्षेत्रों में बढ़ गई थी। याद रखें, आपको दिन में एक बूंद अवश्य लेनी चाहिए। रुके नहीं, और इसे सोने से पहले लेना सबसे अच्छा है। यूचे ने उसे याद दिलाते हुए जोर दिया, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने अचानक कहा, वैसे आप उन लोगों से निपटने के लिए कैसे तैयारी करते हैं जो बाहर घुटनों के बल बैठे हैं? आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए इसके बारे में चिंता न करना कठिन है। यूचे ने असहाय भाव से कहा। न केवल वह जा नहीं रहा था, वह आगे बढ़ा, लिटिल डेमन महारानी के जानलेवा माहौल का सामना करते हुए उसकी तरफ चला और फिर सिंहासन के सबसे करीब पत्थर की कुर्सी पर बैठ गया। साथ ही उन्होंने अपनी ही दुनिया में बात की। द संरक्षक परिवार और कई ड्यूक महल आखिरकार अन्य सेनाओं से भिन्न हैं। वे भ्रामक दानव क्षेत्र, विशेष रूप से संरक्षक परिवारों की रीढ़ और नींव हैं। उनमें से किसी एक को भी हटाना इल्यूसरी डेमन दायरे के लिए एक अविश्वसनीय क्षति होगी और एक अभिभावक परिवार को उसी स्तर पर लाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने जो अपराध किया वह विश्वासघात का गंभीर अपराध था। इसे निश्चित रूप से आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। जिस पैमाने पर वे शामिल थे वह बहुत बड़ा था, आधे से अधिक अभिभावक परिवार और लगभग 7वें शाही कुलों के साथ।
उन्हें कैसे दंडित किया जाता है, ये भविष्य में कई वर्षों तक भ्रामक दानव क्षेत्र की नियति और शांति को बहुत प्रभावित करेगा। यू चे ने अपना सिर उठाया और बहुत गंभीर स्वर में कहा, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। यू चे औरत, मैं चिंता कैसे नहीं कर सकता। लिटिल डेमन महारानी ने अचानक अपना सिर घुमाया और एक ठंडी आवाज उभरी, आप। ओह, मुझे पता है। यू चे ने तुरंत अपना हाथ उठाया, तुम मुझे फिर से मारना चाहोगे। ये ठीक है, मुझे इसकी लगभग आदत हो गई है। यदि आप चाहें तो जिसे चाहे मार डालें, लेकिन हत्या समाप्त करने के बाद आइए हम इस बारे में बात करना जारी रखें कि लोगों के उस समूह से कैसे निपटें। तुम। यू चे की अभिव्यक्ति में डर का एक भी निशान नहीं था। ये स्पष्ट था कि उसे पूरा विश्वास था कि वह उसे नहीं मारेगी। इस समय छोटी दानव महारानी, जो स्वर्ग के नीचे के सभी नायकों को चौंका और डरा सकती थी, यहाँ तक कि केवल एक टकटकी और सांस के एक पल के साथ सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी, वास्तव में एक गहरी असहायता महसूस हुई। यहाँ तक कि जिस जानलेवा माहौल और ठंडक को उसने जबरदस्ती बाहर निकाला था, उसमें भी थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दिया। उन दोनों के बीच कई सांसों तक अचानक खामोशी छा गई। लिटिल डेमन महारानी को अपने जीवन में पहली बार गुस्से में अपने दांत पीसने का एहसास हुआ। उसने दूसरी ओर देखा और उदासीनता से कहा, इस महारानी ने पहले ही स्पष्ट रूप से सोच लिया था कि उन्हें कैसे दंडित किया जाए। मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ क्या करना है। तुरंत चले जाओ। ओह, वास्तव में। यू चे को सुखद आश्चर्य हुआ और उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा, तुम वास्तव में मेरी यू चे की महिला हो। इस तरह की कठिन समस्या आपके लिए बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं थी। छोटी दानव महारानी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। यदि आप कोई और बकवास बात करने की हिम्मत करते हैं, ओह, जैसे चाहो मार डालो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह $। और छोटी दानव महारानी धीरे से घूमी। उसका छोटा चेहरा, जो चीनी मिट्टी की गुड़िया से 10,000 गुना अधिक नाजुक था, रीप की तरह उदासी से ढका हुआ था। तुम्हें वास्तव में चीजों को कठिन तरीके से सीखना है, रास्ता। लिटिल डेमन महारानी की आंखों में सीधे देखते हुए यून चे ने अचानक धीरे से कहा, यदि आपके पास वास्तव में केवल 3 साल का जीवन शेष है, तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं पाना चाहेंगे जिससे आप नफरत नहीं करते थे और आप कभी ऐसा नहीं करना चाहते थे? बाकी समय में आपका साथ देने के लिए मार डालो। क्या आप सचमुच अकेले रहने के आदी हैं? लिटिल डेमन महारानी की आंखें केंद्रित हो गईं और कोई भी अनुमान नहीं लगा सका कि वह अपनी गहरी असीमित आंखों से क्या सोच रही थी। उसने उदासीनता से कहा, जिस छोटे दानव सम्राट को आप जानते थे वह इस महारानी का भाई था और इस महारानी का पति भी था। चूंकि मैं साम्राज्य हूँ, तो क्या हुआ अगर मैं अकेली हूँ? ये साम्राज्य 100 वर्षों से ऐसी ही है, मात्र 3 वर्षों की तो बात ही छोड़ दें। यू चे, यदि आप रहना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। फिर ध्यान से देखिए कि यह महारानी इन गद्दारों को कैसे सजा देती है। छोटी दानव महारानी पहले से ही अपने लहराते भूरे कपड़ों के बीच अपने सिंहासन पर शांत बैठी थी। उसने आगे की ओर देखा और उदासीनता से कहा, यू चे, यह महारानी अब आपसे पूछती है, यदि इन लोगों में से केवल एक ही जीवित रह सकता है, तो आप किसे चुनेंगे? और यदि किसी को मरना ही है, तो आप किसे चुनेंगे? यू चे ने बिल्कुल भी सोचना बंद नहीं किया। उसने तुरंत अपना मुंह खोला, जैसे कि उसने पहले ही इस प्रश्न पर विचार कर लिया हो। यदि केवल कोई जीवित रहने के योग्य हो सकता है, तो वह ड्यूक हुआन होना चाहिए। 4 महीने पहले ड्यूक हुआन दानव सम्राट के कबीले के प्रति वफादार था। शासनकाल समारोह में उन्होंने उन 7 अभिभावक परिवारों को भी कड़ी फटकार लगाई। बाद में उन्होंने ड्यूक हुआई के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसका मुख्य कारण ये था कि उन्हें लगा कि आपकी मृत्यु गोल्डन क्रो लाइटनिंग वैली में हुई है और उन्हें मजबूरी में अपने ड्यूक पैलेस की रक्षा करने का विकल्प चुनना पड़ा। यदि उनमें से एक को मरना होगा, यदि वह मैं होता, तो मैं हेलियन परिवार के कुलपति हेलियन कुंग को चुनता। युनचे ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। हेलियन परिवार दानव को धोखा देने वाले पहले लोगों में से एक था। सभी संरक्षक परिवारों में से सम्राट का कबीला और ड्यूक हुआई पैलेस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एक कुलपति के रूप में निस्संदेह हेलियन कुंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और ड्यूक हुआई पैलेस की साजिश रचने की ओर न केवल वह स्पष्ट रूप से उनकी ओर झुका, उसने उन ताकतों को कई बार दबाया जो दानव सम्राट के कबीले के प्रति वफादार थे और यहाँ तक कि कई योजनाएं भी स्थापित की। सबसे पहले मेरे यून परिवार और अंडर हेवन परिवार को अलग थलग करने के लिए हेलियन परिवार के किसी व्यक्ति को नंबर 7 अंडर हेवन की हत्या करने के लिए भेजा गया था। यदि यह मेरी संयोगवश उपस्थिति के लिए नहीं होता, तो ये बहुत संभव है कि वे ऐसा कर सकते थे। सफल हो गए हैं और परिणाम और भी अकल्पनीय होंगे। उसने जो अपराध किए और उसके दिल में जो बुराई थी, उसके लिए वह मरने का हकदार है।
छोटी दानव महारानी ने युनचे की बात चुपचाप सुनी। एक बार जब वह समाप्त हो गया तो उसकी आंखें चमक उठी और उसकी गहरी आवाज बैरियर के माध्यम से बाहर डेमन इंपीरियल हॉल में गूंज उठी। ड्यूक सुवान, इस महारानी को देखने के लिए अंदर आओ। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।